नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा सुयोजित आज के अविस्मरणीय शो में। आपसे मिलती है ध्वनि और चित्रों के समागम से। इस कहानी की सूत्रधार हैं सतपुड़ा, वो विशाल पर्वत श्रृंखला जिसके बीचों बीच बसी है सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। तो शुरू करते हैं पचमढ़ी की कहानी, सतपुड़ा की सुबानी। मैं हूं सतपुड़ा। 160 करोड़ सालों से मैं अडिग खड़ा हूं, समय के बदलते चेहरे का एक खामोश गवाह। ऋतु, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ बदला है मेरी ही आंखों के सामने, और आज इसी बदलाव की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। 7 पहाड़ों का समागम हूं मैं, सतपुड़ा। मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। मैं भारत का सबसे पहला पर्वत हूं जो समुद्र की रहस्यमयी गहराई से पृथ्वी के अंतर्भाग की विशाल शक्तियों के कारण समुद्र तल से 4000 फीट ऊपर उठा हूं। प्रकृति के निरंतर बदलते हुए चेहरे की एक अविस्मरणीय मिसाल। पूर्वी गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्पर्श करते हुए छत्तीसगढ़ तक 900 किलोमीटर का है मेरा विस्तार। मेरी गोद में नर्मदा और ताप्ती नदियां अपनी ही धुन में गुनगुनाती हुई बहती हैं। हिमालय से भी प्राचीन हूं मैं। इन करोड़ों साल में हुए कुछ विशेष अतुलनीय घटनाओं और कहानियों को मैंने चुना है, जिनसे आज मैं आपका परिचय करवाऊंगा। मुझे इस बात पर गर्व है कि प्रख्यात लेखक पंडित भवानी प्रसाद मिश्र को मेरी सुंदरता ने इस तरह प्रभावित किया कि उन्होंने मुझे अपनी कविता का किरदार बनाया। लाख पंछी, 100 हिरनदल, चांद के कितने किरणदल, झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। और पूर्व से पश्चिम तक इन घने जंगलों के विस्तार के लगभग मध्य में स्थित है मेरी रानी। वो रानी जिन पर भगवान शिव की है कृपा दृष्टि अपार, जो एक अंश है हमारे महाग्रंथ महाभारत की कहानी का, जिनकी प्रजा में है वो जनजातियां जिनका एक अटूट और निस्वार्थ बंधन है उनसे। वो रानी जिनका श्रृंगार जल, थल और वायु के समागम से होता है। सतपुड़ा की रानी, मेरी रानी पचमढ़ी। स्वर्ग सी खूबसूरत पचमढ़ी का संरक्षण सिर्फ मैं ही नहीं करता हूं, इस माटी पर स्वयं भगवान महादेव का आशीर्वाद है। इसलिए यहाँ की अधिकांश आध्यात्मिक कहानियां उन्हीं से जुड़ी हैं। तो ठहरिए, एक क्षण के लिए मैं समय को यहां रोकता हूं और एक सवाल पूछता हूं, क्या पचमढ़ी हमेशा से ऐसी ही थी? अचंभित हो जाओगे जब जानोगे ये बात। ऐसी मान्यता है कि हजारों साल पहले यहाँ एक विशाल सरोवर था जिस पर राज करता था एक भयंकर और विशालकाय सांप, जिसके विष ने इस जल को ऐसा बना दिया कि इसके स्पर्श से ही लोगों की जान चली जाती थी। इस संकट से निवारण पाने के लिए यहाँ के वासियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उदार महादेव स्वयं धरती पर आए। और फिर अपने रौद्र रूप में उन्होंने सांप पर अपने त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल के शक्तिमय वार के प्रकोप ने सरोवर को सुखा दिया और महादेव के आशीर्वाद और प्रकृति की शिल्पकारिता के चमत्कार से यहाँ की खाली जगह ने हांडी का आकार ले लिया।
पचमढ़ी वन क्षेत्र के अंदर इस स्थान का नाम पड़ा हांडी खोह, जिसके चारों तरफ 300 फीट की चट्टानें हैं और आज भी अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सांप से मुक्ति पाकर धीरे धीरे इस वीराने में जीवन के आसार नजर आने लगे। विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीवों का जन्म हुआ और पचमढ़ी का सृजन हुआ। इसी पचमढ़ी में ही स्थित है महादेव गुफा, जिसकी सिलवटों में बसी है भगवान शिव की एक और कथा। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक असुर हुआ करता था। समस्त विश्व पर राज करने की अभिलाषा होने के कारण उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव से उसे वरदान मिला कि वो जिस पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए भस्मासुर ने त्राही त्राही मचा दी और फिर अहंकार से चूर भगवान शिव को ही भस्म करना चाहा। भस्मासुर को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने महादेव गुफा में एक खेल रचा। अभिमानी असुर का ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। मोहिनी ने भस्मासुर को नृत्य करते हुए अपने मोह जाल में ऐसा फंसाया कि उसने स्वयं ही अपने सर पर हाथ रख दिया और जलकर भस्म हो गया। तब से लेकर आज तक महादेव की समक्षता का एहसास होता है इस गुफा में और यही भावना भक्तों को यहां खींच लाती है। अब एक और राज की बात बताता हूं। शिवजी का एक ऐसा आवास बसा है मेरी ही रानी की वादियों में, जो उनके मनपसंद धामों में से एक है, जटाशंकर। प्रकृति की एक अद्भुत संरचना है ये, जहां शीलाखंड के जादुई रूप दिखते हैं। पहाड़ों और चट्टानों के बीच बरगद के पेड़ों की झूलती शाखाएं देखकर लगता है कि शिवजी ने अपनी विशालकाय जटाएं फैला रखी हैं। इन्हीं कारणों से इस स्थान का नाम पड़ा जटाशंकर। यहाँ की गुफा में अनेक स्टैलेग्माइट्स हैं, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित लिंगम के रूप में यहाँ आए अनगिनत भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। पचमढ़ी के अनमोल रत्नों में से एक और है पांडव केव्स, जिसका रिश्ता जुड़ा है 5 शूरवीर पांडवों से। पांडवों ने अपने वनवास के 13वें वर्ष में इस क्षेत्र के जंगलों में निवास किया। सुरक्षित निवास बनाने के लिए उन्होंने गुफाओं का निर्माण किया। इस प्रकार नाम पड़ा पचमढ़ी, यानी 5 गुफाएं। समय के साथ साथ यहां बसी ऐसी ही गुफाओं में अनेक प्रकार की जनजातियां आकर बसने लगी। इन जनजातीय समुदायों की मौखिक कथाओं और परंपरा का चित्रण दिखता है उनके द्वारा बनाए गए शैल चित्रों में, जो आज भी यहाँ की गुफाओं में पाए जाते हैं। शैल चित्रों की परंपरा मध्य पाषाण लगभग 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व से लेकर ऐतिहासिक काल से मध्य युग यानी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से 15-16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही और तलवारों और ढालों से लैस घुड़सवार शिकारियों के चित्र ये बताते हैं कि संघर्ष इनके जीवन का एक मुख्य हिस्सा था, जिसका प्रमाण मिलता है आगे जाकर इन जनजातियों का अंग्रेजों के साथ जंग के किस्सों में। इन जनजातियों में से मुख्य थे गोंड जनजाति, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, और उनके संग यहाँ के स्थानीय जागीरदार कोरकू और अल्पसंख्या में भरिया। रोचक बात यह है कि गोंड और गोंडवाना के बीच एक पुराना रिश्ता है। लाखों साल पहले भूवैज्ञानिक परिवर्तनों से गोंडवाना धरती का जन्म हुआ और मध्य प्रदेश को इस प्राचीन गोंडवाना धरती का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, जहां इन जनजातियों का वास था। गोंड से मिला नाम गोंडवाना। ये वो गोंड थे जिन्होंने मेरी पचमढ़ी पर 12वीं से 17वीं सदी तक शांतिपूर्वक शासन किया। फिर एक मोड़ आया
जब अंग्रेजों ने कुटिलता के माध्यम से इस देश पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया। कई सालों तक पचमढ़ी और उनकी जनजातियां सुरक्षित और सकुशल जीते थे, लेकिन 1857 में जाकर वो समय आया जब अंग्रेज पचमढ़ी तक आखिर पहुंच ही गए। 1857 की क्रांति के कई शूरवीरों में से एक थे तात्या तोपे, जिन्होंने कानपुर, ग्वालियर और झांसी में अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। विद्रोह का अंत होने के बाद भी तात्या ने गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों पर हमला किया और जंगलों के राहों से गुजरते हुए वो पचमढ़ी पहुंचे और उनका पीछा करते हुए अंग्रेज। और फिर तात्या को एक ऐसे शूरवीर ने अपने आश्रय में ले लिया जो पचमढ़ी और अंग्रेजों के बीच इस धरती पर पैर जमाए खड़े थे। पचमढ़ी के सबसे पराक्रमी संरक्षक राजा भभूत सिंह, जिनके शौर्य की जय जयकार जंगलों में गूंजती थी, जिनका बस नाम लेते ही हर जनजाति का सीना चौड़ा हो जाता था और आंखों में एक तेज झलकता था। जुलाई 1859 से जनवरी 1860 तक छापामार युद्ध कला से भभूत सिंह और उनके सेनापति होली भाई ने अपनी वीरता से अंग्रेजों की सेनाओं को पचमढ़ी के वनों में घुसने नहीं दिया। सेनापति होली भाई, यहाँ के निवासी इस जंगल की आन, बान और शान है। ये जंगल उनका आवास है, उनका संसार है। जहाँ की धरती इनको अन्न देती है, नदियां इनको जल और आसमान इनको आशा की किरण प्रदान करता है। इन जंगलों में अंग्रेजों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। आदेश दीजिए, हमें हमारे भाइयों के लिए क्या करना होगा? हम इन अंग्रेजों को हमारे खुशहाल जंगलों को नष्ट नहीं करने देंगे। सबको इकट्ठा करो। चप्पे चप्पे पे हमारे साथी तैनात होने चाहिए। हम टुकड़ियों में अंग्रेजों पर छापा मारेंगे और उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये प्रण है मेरा। सतपुरा की रानी को बचाना मेरा कर्म है, धर्म है। खुद से बेहतर जंगल को जानने वाले इन राजा और उनके सैनिकों तक उनकी इजाजत के बिना पहुंचना तो हवा के लिए भी मुमकिन नहीं था, तो फिर अंग्रेज कहां से पकड़ पाते उन्हें? मेरे आंचल में मटकुली, पचमढ़ी, बागड़ा, बोरी के घने जंगलों में घाटियों, गुफाओं के सहारे सतत संघर्ष चलता रहा और आखिर अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा। अब अंग्रेज इस हार से तिलमिला उठे थे। किसी भी तरीके से भभूत सिंह को पकड़ना अब उनका एकमात्र मकसद बन गया था। राजा भभूत सिंह को हमें एक सबक सिखाना पड़ेगा। इन जंगलों पे हमारा कब्जा करना बहुत जरूरी है। बहुत कठिन है सर। राजा भभूत सिंह इस गहरे जंगल के विशाल क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और यहाँ के निवासियों के मन में राजा भभूत के लिए अद्भुत निष्ठा है। जान दे देंगे पर हार नहीं मानेंगे ये। यानी इसका हल किसी और तरीके से निकालना होगा। अंग्रेजों ने कुटिलता का सहारा लिया और सहयोगी जागीरदारों पर दबाव डाला और उन्होंने राजा के ठिकाने का खुलासा किया और आखिरकार 1860 में राजा भभूत सिंह को बंदी बना लिया गया। आज भी भभूत सिंह की यादें जनजातियों के दिलों में जीवित हैं और जब जंगलों में तेज हवा चलती है तो ऐसा लगता है मानो साल और सागौन के वृक्ष सर झुकाकर राजा की बहादुरी का इस्तकबाल कर रहे हैं। जनजातियों से लड़ते वक्त पचमढ़ी के सौंदर्य का अंग्रेजों को एहसास तो हुआ था, लेकिन उस समय उनका ध्यान बटा रहा। 1862 में नागपुर से मटकुली होते हुए अंग्रेज कप्तान फोर्सिथ यहाँ आए। यहाँ की हरियाली, यहाँ की ठंडी हवा के झोंकों ने उनका दिल जीत लिया और उन्होंने यहाँ एक छावनी बना ली। पचमढ़ी के आबो हवा में एक ऐसा जादू है कि वो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, इसलिए यहाँ बनाई गई आधिकारिक और निजी रहन सहन की संरचना है। जैसे सबसे पहले बाइसन लॉज, जो 1862 में कैप्टन फॉसेट के निवास के रूप में बनाया गया था, और अब ये एक संग्रहालय है
जहां पचमढ़ी के वनस्पति और जीव जंतुओं के विषय में खास जानकारी मिलती है। आज भी अंग्रेजों की बनाई गई निशानियां पचमढ़ी को एक अलग ही एहसास दिलाती हैं, जैसे राजभवन, ग्लेन व्यू, चंपक बंगलो और क्राइस्ट चर्च। इमारतों की संरचना सुंदर जरूर थी, लेकिन इनकी चमक और बढ़ गई जब देश स्वाधीन हुआ और अंग्रेज पचमढ़ी छोड़ चले गए और मेरी रानी ने चैन की सांस ली। और तब से आज तक मध्य प्रदेश के इस सर्वप्रिय हिल स्टेशन में आकर हर तरह के यात्री को एक ऐसा सुकून मिलता है जिसका शब्दों में वर्णन करना कठिन है। प्रकृति के नजारों में है धूपगढ़, मेरी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर। यह 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह न केवल पचमढ़ी का बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। बी फॉल्स पचमढ़ी का एक खूबसूरत जलप्रपात है जिसकी आवाज मधुमक्खियों के मधुर संगीत की तरह है। रीचगढ़, सुंदरकुंड, अप्सरा विहार, रजत प्रपात, प्रियदर्शिनी, डचस फॉल और कई अन्य स्थल जिसके कारण पचमढ़ी मध्य प्रदेश और इस देश के सबसे रमणीय स्थलों में से एक है। और एडवेंचर का लुत्फ उठाने वालों के लिए पैरासेलिंग, जिप ग्लाइडिंग, हाइकिंग, एटीवी राइडिंग और वाटरफॉल ट्रेकिंग। भक्तों के लिए महादेव की छत्र छाया में महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर। आज मुझे गर्व महसूस होता है कि ये मेरी भूमि है जहां ऐसी रानी का जन्म हुआ। वनस्पतियों और जीवों के मामले में भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है पचमढ़ी, और इसीलिए इसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया गया है। 5000 वर्ग किलोमीटर तक फैले इस क्षेत्र के 3 अंश हैं: सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी सेंचुरी और पचमढ़ी सेंचुरी। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को अक्सर जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे के रूप में मान्यता दी जाती है क्योंकि भारत की सभी प्रकार की वनस्पतियां और जीवों का संगम है यहाँ। यहाँ ऐसी वनस्पति और जीव जंतु मिलते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते। साल और सौगान वृक्षों के ऊपर से 6 मीटर की दूरी तक छलांग लगाती हुई इंडियन जायंट स्क्विरल और मालाबार विस्लिंग थ्रश यानी मलाबारी कस्तूरा, जिसकी अजब मनुष्य की तरह सीटी पूरे वन में गूंजती है, मानो आपका मनोरंजन कर रही हो। पचमढ़ी के घने जंगल जुगनुओं के प्रदर्शन के लिए भी एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। झिलमिलाती रोशनी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे जंगल टिमटिमाते सितारों से सजा हुआ। 2009 में पचमढ़ी और इसके आसपास के जंगलों को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। पचमढ़ी, जहां एक अलग दुनिया से होती है मुलाकात, जहां जीव जंतु और मनुष्य रहते हैं साथ साथ, जहां प्रकृति थाम ले हर आने वाले का हाथ, जहां थकान और तनाव से मिलती है निजात। पचमढ़ी की यह धरती हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है। आपसे हमारी विनम्र विनती है कि इस धरती की रक्षा करें। कृपया यहाँ की स्वच्छता बनाए रखें और वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में परेशान न करें। आइए मिलकर इस प्रकृति की धरोहर को संजोएं और पचमढ़ी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही सुंदर बनाए रखें। तो फिर चलिए और मेरे साथ राज के कई और द्वार खोलिए, संस्कृति और विरासत की और भी बारीकियों से वाकिफ होइए। ये मेरा वादा है कि यहां बिताए दिन आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे।